क्या है कोलिजन सिस्टम है जीएस पेपर 2 के अंदर में, यानी कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट और फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट। आज का पूरा फोकस हमारा रहेगा सुप्रीम कोर्ट। ध्यान जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यहां पर टोटल मिलाकर 7 जज थे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल मिलाकर 8 जज हुआ करते थे। 33 तो जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मिलाकर 34 की स्ट्रेंथ यहां पर हो जाती है। रहे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि अगर एक पलड़ा दबेगा तो दूसरा पलड़ा जो है वो उठेगा। वन में केस आता है निकलकर और उसको बोलते हैं फर्स्ट जज। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। एक एक बात आप लोगों को डिटेल में बता दी, सारी कहानी, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना। 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया जाए तो आप लोग 2017 में क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो ये होता है टॉपिक को तैयार करने का तरीका। क्या है कोलिजन सिस्टम, इसके बारे में मैं काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 2 के अंदर में जो जुडिशरी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। हमारी कंट्री में जो जुडिशरी वाला पोर्शन है वो आप लोग बोल सकते हैं कि यूनिटरी टाइप में हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट और फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ऐसे हमारी कंट्री में जो एक तरीके से प्रोविजन है संविधान के हिसाब से, कुछ ऐसा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। आज का पूरा फोकस हमारा रहेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब ओरिजिनली अगर आप लोग बात करें हमारा संविधान जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यहां पर टोटल मिलाकर 7 जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। 7 जज थे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल मिलाकर 8 जज हुआ करते थे। यानी कि जब हमारे देश में चीजें स्टार्ट की गई उस टाइम पर 8 जज थे 1950 में, 11 जज यानी कि 3 और ऐड कर दिए 1956 में, फिर यहां पर 14 जज हो गए 1960 में, फिर 18 जज हो गए 1900। यहां पर याद रखेगा ये कई बार मैच करने के लिए आता है, अभी कई बार वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1978 में रिसेंट वाला जरूर याद रखना, फिर 26 हो गए यहाँ पर 1986 में, 31 जज हो गए 2009 में और 34 जज हैं आज की डेट में। 2019 में यहां पर इनको बढ़ाकर 34 जज कर दिया गया था। तो यानी कि टोटल जो स्ट्रेंथ है यहां पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट की वो 34 जज हैं, और इन 34 जज में 33 तो जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मिलाकर 34 की स्ट्रेंथ यहां पर हो जाती है। आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये आप लोगों को बताना है। बाकी कोलिजियम का सिस्टम क्या है मैं अभी आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा ताकि कोई भी माइंड में आप लोगों के इसको लेकर डाउट न रहे। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और फिर क्वेश्चन भी आखिरी में डिस्कस करूंगा, तो कोई भी माइंड में डाउट लेकर नहीं चलना है। तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी कंट्री में आप लोगों को एक काफी शानदार एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि हर एक इंसान का काम बांट दिया, ठीक है। जैसे घर में आप लोगों ने देखा एक इंसान जो है उसको लगा दो, ठीक है, तुम झाड़ू लगाना, ठीक है, एक को लगा दो कि तुमको बर्तन धुलने हैं, एक को लगा देना है कि तुमको जो है खाना वाना बनाना है। तो इस तरीके से सबका काम हो गया सेपरेट, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है उसमें ये होती है कि हर एक इंसान जो है वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल रहता है। अगर ये काम नहीं हुआ तो इससे पूछा जाएगा क्यों भाई झाड़ू क्यों नहीं लगी, क्यों भाई बर्तन क्यों नहीं धुले, क्यों भाई यहाँ पर किस तरीके से खाना बनाया, ये तो तुमने अच्छा बनाना था, टाइम पास कर दिया। तो ये सारी चीजें बताने के ये कैपेबल होंगे और इनसे पूछा जाएगा तो आंसर भी देना होगा। सेम बात लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको इंप्लीमेंट करती है जो कानून इसने बनाए हैं, और जो जुडिशरी है वो देखती है कि इन दोनों के द्वारा जो घपला किया गया है कानून बनाने में और इंप्लीमेंट करने में क्या वो संविधान के हिसाब से है। अगर हाँ तो ठीक है, इसका भी ठप्पा लग जाता है जुडिशरी का भी, और जाओ भैया मजे करो। पर लेकिन अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो जुडिशरी फिर जो है दोनों के इनको उठक बैठक कराती है और मुर्गा बनाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि चेक एंड बैलेंस भी है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ में। इसी तरीके से अगर आप लोग हिस्ट्री को उठाकर देखोगे, जब जब यहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये दोनों रोल प्ले करती है, यानी कि कानून बनाने का भी और कानून को इंप्लीमेंट करने का भी। तो यहां पर जब जब यहां पर हमारे देश में जो गवर्नमेंट जो है वो ताकतवर रही है, तब तब हमारे देश में जो जुडिशरी है, जस्टिस सिस्टम जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा दबता हुआ नजर आएगा। यानी कि वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, सुनते रहते हैं, ठीक है जो चल रहा है अपना काम करते रहते हैं। पर लेकिन जब जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी दबती हुई नजर आती है,
तब जुडिशरी सिस्टम जो है वो पावरफुल आप लोगों को नजर आएगा। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर एक पलड़ा दबेगा तो दूसरा पलड़ा जो है वो उठेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा अगर हिस्ट्री का पैटर्न आप लोग समझोगे। इसीलिए जो भी रिवोल्यूशनरी अगर कोई डेवलपमेंट लेकर आया गया है यहाँ पर खासकर जुडिशरी के अंदर में, वो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी सस्ती रही है, यानी कि थोड़ी सी दब कर रही है। तो एक यहां पर बात करते हैं अभी क्या क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। हमारा देश जो है वो 1947 में आजाद होता है और 1947 के बाद में जब हमारा संविधान इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, जो कि आप लोग को 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद से हमारे संविधान के हिसाब से अपॉइंटमेंट वगैरह सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं जुडिशरी सिस्टम के अंदर में भी। तो 1950 से लेके 1973 तक का जो कॉन्सेप्ट रहता है, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो जुडिशरी है वो मिलकर काम करती थी। और कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होता है, जो यहाँ पर ओथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये प्रोसीजर चल रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनेगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो बड़े ही आसानी से ये प्रथा चली हुई आ रही थी। पर लेकिन इस प्रथा को वो नहीं कहते कि एक तरीके से नजर लग जाती है या इसके ऊपर वो नहीं ग्रहण के बादल जो है वो मंडराने लगते हैं जब हमारे देश में बात आती है 1973 के अंदर में। 1973 में क्या होता है, ये काम जो है वो थोड़ा सा सदमे में आ जाता है कि सीनियर मोस्ट इंसान को न बनाकर जज, किसी एक उसके जूनियर इंसान को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अब यहां से जो होती है वो होती है खटपट स्टार्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर उसके द्वारा यहां पर ये काम किया जाता है और इसकी वजह से यहां पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में रस्साकसी चल जाती है, क्योंकि जुडिशरी तो यही चाहेगी जो सीनियर इंसान है वही पोस्ट पर जाकर बैठे। तो फिर यहां से ये खटपट जब स्टार्ट होती है तो ये खटपट के चलते चलते आगे चलकर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो कि 1981 में केस आता है निकलकर, और उसको बोलते हैं फर्स्ट जज केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट जज केस में क्या बात निकल कर आती है, इसमें यह डिक्लेयर किया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि यहां पर एक तरीके से काम करेगा, उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर ही यहां पर जब यहां पर चीजें कुछ भी होंगी ना, कोई किसी को अपॉइंट करना है जो भी करना है, तो उसके हिसाब से यहां पर काम किया जाएगा। यानी कि प्राइमेसी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दी गई जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर में और ट्रांसफर के अंदर में। तो ये यहां पर बेसिकली पावर देगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो यहां पर एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि वो सबसे पावरफुल पोस्ट यहां से एक तरीके से बननी स्टार्ट हो जाती है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो भी होगा वो काम यहां पर ये करेंगे। ये जो प्रोसीजर है यहां पर ये चलता है कब तक का, ये चलता है 1993 तक का, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो लगभग 12 साल आप लोगों यहां पर ये अपॉइंटमेंट उसी तरीके से चलती रहती है। पर लेकिन 12 साल बाद फिर से यहां पर एक केस आता है जिसको बोलते हैं सेकंड जज केस। अब सेकंड जज केस में यहां पर यह बोला गया कि यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले यहां पर ये काम कर रहे हैं, क्यों ना उनके साथ में कुछ लोगों को लगा दिया जाए और वो लोग जो हैं वो यहां पर डिसीजन लेना स्टार्ट कर दें, यानी कि अकेले पर्सन न रहकर कुछ और लोग यहां पर इसमें ऐड कर दिए जाए। आप लोग ये बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि जो कोलोजियम सिस्टम आज की डेट में हम लोग बोलते हैं, वो कोलोजियम सिस्टम का जो जन्म है वो यहां से होना स्टार्ट हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहे उसी के साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज और जोड़ दिए और ये बोला गया कि अब ये जो भी इंसान को बोलेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट होना है उसको अलाउ किया जाएगा, उस इंसान को बेसिकली यहां पर ही अपॉइंट किया जाएगा। ये यहां पर एक तरीके से इनको पावर दे दी गई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, फर्स्ट जज का जो केस था उसमें यह था कि अगर गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव को यह लगता है कि इसको सही नहीं ठहराया गया, जिसको अपॉइंट करने की बात की जा रही है, कोई गड़बड़ है, तो वो यहां पर इसको नकार सकते थे। कब तक, 1981 से 1993 तक का, यानी कि 12 साल तक यहां पर जो पावर रही वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में रही। वो यहां पर चाहे तो किसी को मना कर सकते थे, अगर उनको लगता कि कोई ठोस रीजन है इसको मना करने का, तो उनके पास में ये पावर दे रखी थी। यानी कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट किसकी होनी है वो पावर गवर्नमेंट के हाथ में आ गई 1993 तक का। पर लेकिन जुडिशरी को ये चीजें समझ में आने लगी कि यार ये पंगा बड़ा भारी पड़ रहा है और ये चीजें अगर ऐसी चलती रही तो लोगों का जस्टिस पे से विश्वास उठना जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए काम करेंगे और खुद उन्होंने यहाँ पर एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जज अगर यहाँ पर बेसिकली रिकमेंडेशन देते हैं सरकार को तो ये रिकमेंडेशन सरकार को माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अकेले अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे, एक ग्रुप बन गया 3 लोगों का और वो यहाँ पर रिकमेंडेशन देंगे और वो यहाँ पर ये बेसिकली इनको माननी पड़ेगी। तो ये बातें यहाँ से निकल कर आने लगी। यहां से आगे चलकर फिर एक और काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ इसी प्रोसीजर के अंदर में और वो डेवलपमेंट हुआ 1998 के अंदर में। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड जज केस। तो ये काफी बेहतरीन केस है अपने आप में। थर्ड जज केस में जो ये यहां पर 3 मेंबर की बॉडी थी इसको हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जज जो कि सीनियर मोस्ट जज होंगे वो, यानी कि 3 मेंबर की बॉडी जो है वो 5 मेंबर की बॉडी यहां पर बन गई। कोलेजियम अब 5 मेंबर का हो गया जो कि यहां पर एक तरीके से डिसीजन देने लगे और एक तरीके से आप लोगों को पता है अब यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो भी ये रिकमेंडेशन देंगे उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा इसके बेसिस पर, ताकि और ज्यादा एक्यूरेटली डिसीजन लिया जा सके। एक और आर्टिकल आप लोगों को पता रखना है यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आर्टिकल 143 यानी कि बोलते हैं ना नॉर्मली आई लव यू। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो यहां पर कोलेजियन सिस्टम के बारे में यहां पर बात की जा रही है तो यहां पर जो सजेशन देना होगा तो वो भी आसानी से यहां पर प्रेसिडेंट को अब दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के द्वारा, ताकि सही से चीजों को आगे लेकर चला जा सके। तो ये ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया। तब से लेके आज तक का हम लोग जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं वो यहां इसी पैटर्न में अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में या इनसे रिलेटेड कुछ चीजें यहां पर कोर्ट के बारे में क्या हमारे संविधान के अंदर लिखी है? जी हां, आर्टिकल 124 जो है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और आर्टिकल 217 ये बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोनों, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो ये कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट करनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और क्या क्या सिस्टम रहेगा, तो उसका एक ओवरव्यू दे रखा है। पर लेकिन इतनी गहराई में जाकर नहीं उन्होंने किया था काम, क्योंकि अगर इतनी गहराई में जाकर बातें करते तो पूरी एक संविधान की एक पूरी लाइब्रेरी बन जाती। पर लेकिन उन्होंने काम किसको सौंप दिया? पार्लियामेंट को सौंप दिया कि भाई साहब आप टाइम टू टाइम अपने हिसाब से चीजों को देख लेना। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी पैटर्न में यहां पर जो ये सिस्टम चला 1973 तक का, कुछ बातें ऐसी नहीं होती हैं, कुछ मान लेते हैं कि हाँ चलो ऐसे ही चलने देते हैं। जैसे कि घर में अगर बात करें, हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग है उनको सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। ये किसी संविधान में थोड़ा ना लिखा है, वो हमारी रेस्पेक्ट है, हमारा प्यार है। चाहे तो उसको बहुत सारे लोग जो है अपने मम्मी पापा पे मतलब एक तरीके से, यानी कई ऐसे भी बदतमीज इंसान है जो मतलब अभी कुछ दिनों पहले एक मेल पढ़ा था, एक फादर का मेल आया, ठीक है, तो उनके द्वारा बोला गया कि मैं अपने बच्चों को मैनेज कैसे करूं। मतलब मुझे यार वो बड़ा सरप्राइजिंग लगा, ऐसी कंडीशन वहाँ पर मुझे देखने को मिला। मतलब थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँ मैं इनको, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे जो हैं आज के डेट में मेरी एक नहीं मानते हैं और मेरा बच्चा जो है वो फिलहाल जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और शराब पीने लगा है और मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता है। मुझे इतना इरिटेटिंग फील हुआ अंदर से, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। खैर फिर मैंने बात की उनसे, तो कुछ बातें हुई जो भी डिस्कस की हमने, तो वो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं पर लिखा नहीं है कि तुम लोगों को मतलब माँ बाप की रिस्पेक्ट ही करनी है, तो उन्होंने आप लोगों के लिए जिंदगी जो है इतनी दांव पर लगा दी है। तो ये एक तरीके से आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को उनका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आप लोग इस दुनिया में आए हो, उनकी वजह से आप लोगों का अस्तित्व है, आप लोग उनकी वजह से पैदा हुए हो। अगर वो नहीं होते तो आप लोग इस दुनिया में नहीं होते। तो इसके चलते ये एक नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप भले ही कैसे क्यों ना हो, आप लोगों को उनकी रेस्पेक्ट करनी है और उनकी देख रेख करनी है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं कहीं लिखा नहीं है पर लेकिन करते हैं, तो वही कुछ ऐसे कन्वेक्शन बन जाती हैं, कुछ ऐसे एक तरीके से एक कुछ पैटर्न सेट हो जाते हैं कि सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट करना है, पर कहीं लिखा हुआ नहीं था वो। तो इसलिए 1973 में उसको उठा के साइड में कर दिया। पर जब भी कोई ऐसी घटना घटेगी फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, तो वो खामियाजा फिर कोलिजियम सिस्टम के तौर पर भुगतना पड़ा। अब आज की डेट में जो भी जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट होती है, इसी कोलिजियम सिस्टम की वजह से वो अपॉइंटमेंट जो है वो आप लोगों को होती नजर आती है। अब यहां पर ये बात आ गई कि यार ये कोलिजियन सिस्टम के थ्रू जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का जरा सा भी रोल नहीं है और कभी भी यहां पर अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसकी वजह से इनको दिक्कत होने लगी कि सरकार जो है वो कुछ रोल ही प्ले नहीं अपना कर पा रही है।
तो उसके चलते वो दिक्कत में आते आते उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम लेकर आए 2014 में, और उसको बोला इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से आप लोग समझ सकते हैं एनजेएसी, ये बोलकर लेकर इसको आया गया कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। कॉलेजियम सिस्टम ने जो पैटर्न यहां पर सेट किया है वो सही नहीं है, यहां पर सारा काम जुडिशरी के हाथ में यहां पर चला गया है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि अंदर इसके अंदर क्या चल रहा है। कॉलेजियम सिस्टम पर नेपोटिज्म के भी यहां पर आरोप लगे कि जज के बेटे ही आगे निकलकर जज आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार ही आगे निकलकर जज आ रहे हैं, उनके मतलब कोई ना कोई सगा संबंधी आगे चलकर जज बन रहा है। तो ऐसे कई सारे आरोप लगाए गए कि ये काम कैसे कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, अंदर किस बेसिस पर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो ये तो मनमानी चल रही है यार यहाँ पर, तो उसमें रिफॉर्म की भी जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले होते हैं, कॉलेजियम सिस्टम में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिली। गवर्नमेंट ने बार बार आरोप लगाए, अभी भी गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम पर भी आरोप लगाती है इसके ऊपर। तो इसी के चलते नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर आया गया 2014 में, और इसके चलते 99 यानी कि संविधान में 99वां संशोधन किया गया कि ऐसा हम लोग एक सिस्टम बनाने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, आप लोगों ने बना दिया सिस्टम, अब क्या करेंगे, ये सिस्टम यहां पर अपॉइंटमेंट करेगा यहां पर हमारी कंट्री में जुडिशरी के अंदर में। पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट भी पास हो गया, अब इंप्लीमेंटेशन करने की जब इसको बारी आई और यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया तो यहां पर केस पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर में। इसके अंदर क्या था, 6 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया, और उन 6 लोगों के ग्रुप के अंदर में यहां पर 3 जो लोग होंगे वो तो होंगे यहां पर कोर्ट के, और 3 जो लोग होंगे वो होंगे यहां पर बेसिकली सरकार के। तो ये जो 6 लोग होंगे ये यहां पर कंपोजिशन होगी जो कि रिकमेंड करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे। तो 6 लोगों का जो यहां पर सिस्टम हो गया। तो ये अपॉइंटमेंट के बारे में यहां पर बात करेंगे, पर लेकिन यहां पर एनजेसी नोट टू रिकमेंड पर्सन इफ 2 मेंबर डिड नॉट एग्री, यानी कि अगर यहां पर 2 मेंबर जो है वो एग्री, एक तरीके से एग्री ना हो, तो वहां पर वीटो की भी पावर एक तरीके से यहां पर दी गई। मतलब कहने का यह है कि एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें यहां पर सरकार और जो जुडिशरी है वो मिलकर काम करेगी। अब यहां पर जब ये देखा गया कि यार ये तो अपॉइंटमेंट में हमारे सर पर आकर बैठ गए, तो इनके द्वारा केशवानंद भारती का केस था 1973 का, जिसको मैं टाइगर केस बोलता हूं। टाइगर केस क्यों, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट भी हमारी कंट्री में 1973 में ही आया था, इसीलिए इसको कनेक्ट करके आप लोग याद रख सकते हैं। वो पर्टिकुलर केस में बड़ी ही प्यारी बात यहां पर यह बोली गई कि हमारे संविधान की एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग चेंज नहीं कर सकते, भले ही कुछ भी क्यों ना कर लो। जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ये केस भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के अंदर में पूरा डिटेल में चैप्टर ले रखा है मैंने, जब पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाई थी, सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, जाकर एक बार देख लेना। ये आप लोगों के घर की बाउंड्री है, घर की बाउंड्री के अंदर में आप लोगों ने यहां पर कमरा बना रखा है, ये स्टडी रूम है, यहां पर ये कोई आप लोगों का टीवी वाला रूम हो गया, यहाँ पर ये आप लोगों ने यहाँ पर इसके पीछे कोई गार्डनिंग वगैरह कर रखी है, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह किचन वगैरह बना ली, तो ये आप लोगों के घर की स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें यहाँ पर टेबल लगाकर आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ और करना है, यहाँ पर आप लोगों को मतलब एक तरीके से ना कुछ बेड वगैरह रखना है, जो भी आप लोग मतलब करें, कुछ भी मन अपना घर में आप लोग कर सकते हैं। कल को मन कर गया टेबल यहाँ पर लगानी है पढ़ाई की, यहाँ पर सोने का बेड ले लगाना है, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। पर ये नहीं कि मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला ए सर्किट इस दीवार को खिसका के अगले वाला रूम जो है अंदर ले लेता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाला काम नहीं करना है। तो बोलता है ना कि भाई इसमें कैसे रहोगे, ऐसा करते हैं बाजू वाला रूम अंदर ले लेते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा। यानी कि इस घर के अंदर जो बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिल रही है, उस बाउंड्री को आप लोगों को चेंज नहीं करना है। अंदर में कुछ प्रोडक्ट कहीं रखा है कहीं रखा है, वो आप लोग कर सकते हैं, गार्डन में बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग बोलो गार्डन की जगह रूम और रूम की जगह गार्डन कर देंगे, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा। तो यही बात बोली गया केशवानंद भारती केस जो आया 1973 में, कि एक हद तक ही यहां पर जुडिशरी जो है, जो एक हद तक ही यहां पर जो सरकार है वो अमेंडमेंट कर सकती है, बाकी चेक करेगी जुडिशरी की कैसा उन्होंने अमेंडमेंट किया है। तो यहां पर ये बोला गया कि ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट कर, उसको हनन कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। यहां पर जो है जुडिशरी खेल गई, जज भाई साहब बिल्कुल चतुर प्राणी होते हैं, वो खेल गए। उन्होंने बोला कि तुम जो भी काम कर रहे हो तुम करते रहो, बेशक आराम से करते रहो, हम बस देख रहे हैं तुमको, पर जब चेक करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि तुमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया है फिर नहीं किया है। यानी कि उनको ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने बताया कि केस टू केस हम लोग डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। पहले तुम्हारा केस देखेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे, फिर बोलेंगे कि तुमने सही किया है या फिर गलत किया है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोग पूछो मम्मी पापा को
कि मम्मी पापा बोले कि तुम जो है एक दायरे में रहना है, ये दायरे से बाहर नहीं जाना है, यानी कि इतने टाइम पढ़ाई करनी है, इतने टाइम सोना है, इतने टाइम खाना है, अगर दायरे से बाहर गए तो फिर हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने बोला कि मम्मी पापा दायरा तो बता दो, कि दायरा हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, तुम काम करते रहो, जहां जहां तुम दायरे से बाहर जाओगे वहां वहां तुमको चांटे लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ में इनके द्वारा गेम खेला गया। तो इसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा बोल दिया गया एनजेएसी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंसी का एक तरीके से उल्लंघन कर रहा है, और जुडिशरी जो है वो कैसी रहनी चाहिए, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाता है तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक तरीके से हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। यानी कि बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन का मतलब है कि इंटरफियरेंस हो रहा है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में, जुडिशरी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। तब से लेके अब तक का गवर्नमेंट को जो है वो चीज फील होती है कि यार हमने जद्दोजहद करके एक कानून बनाया और वो कानून जो है इन्होंने नल एंड वॉइड करार दे दिया। इसीलिए तब से लेके अब तक का बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आए जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट पर रोक लग गई, प्रॉपर जज की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। यहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस यहाँ पर देखने को मिले कि पेंडिंग में डाल दिया सरकार के पास में। अगर जो यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम जजों को अपॉइंट करने के लिए भेजता है तो सरकार अगर उसको होल्ड पर डाल सकती है तो वो होल्ड पर डाल सकती है, उसके ऊपर कोई जजमेंट ही न ले। पर उन्होंने जजमेंट ले लिया, वापस भेज दिया, तो फिर से उन्होंने वापस भेज दिया कोलिजियम सिस्टम ने, तो फिर सरकार को आगे उसको अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। पर लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहां पर होगी उन्होंने डिसीजन लेने ही बंद कर दिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे जज जो है वो वेटिंग में पड़े रहे। बाकी उन्होंने आगे चलकर अपना नाम वापस ले लिया जजेस ने कि यार ये तो आगे जा ही नहीं रहे हैं। तो जुडिशरी के अंदर में बहुत सारी वैकेंसी जो है आप लोगों ने देखा होगा खाली जाने लगी, बहुत बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो एक काफी खतरनाक एक माहौल बनना देश के अंदर में स्टार्ट हो गया इन सब रीजन की वजह से। तो ये अभी यहां पर फिर से उसी कोलिजियम सिस्टम को रिवाइव करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि फिर से वही सिस्टम लाने की बात की जा रही है, आरोप लगा लगाकर कि ये जो सिस्टम है ये ही काम करेगा तो ही जुडिशरी की ढंग से एक तरीके से काम करेगी, वरना जुडिशरी के अंदर में नेपोटिज्म देखने को मिल रहा है, करप्शन देखने को मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा अंदर अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये है पूरा सिस्टम, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक चीज आप लोगों को समझा दी, कहां से चीजें चली, कहां पर पहुंची, अब क्या चल रहा है, कौन कौन से आर्टिकल में बातें लिखी हुई हैं, इसी के साथ में एनजेएसी कैसे कैसे आया, कौन कौन उसके अंदर पार्ट है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक बात आप लोगों को डिटेल में बता दी, सारी कहानी, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी कहानी मेरी जुबानी। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया ये उस टाइम पर भी कि इसके ऊपर 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, दो स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। पहली स्टेटमेंट तो आप लोगों को अभी फिलहाल नहीं पढ़ाई है, पर सेकंड स्टेटमेंट पूरी आप लोगों को पता है। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग ए वॉयलेशन, वॉयलेट कर दिया गया, वॉयलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। क्या सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही है, सारी की सारी बातें। ये 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। ये याद रखिएगा, ये 44th नहीं था, 39th अमेंडमेंट यहां पर लाया गया था। इसका बेसिक पर्पज ये था कि प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं उसको जुडिशियल रिव्यू में अगर रखा जाए तो पता चला प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, उनको हटा दिया, बेइज्जती होगी, तो जुडिशरी के अंदर से ही उसको बाहर निकाल लिया। तो ये एक अमेंडमेंट यहां पर लेकर आया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है आप लोग की गलत हो गई, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आप लोग का बी हो गया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बना है यूपीएससी के द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया जाए तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है। बोला गया एनजेएसी प्रपोज टू चेंज द कोलिजियम सिस्टम, यानी कि एनजेएसी लाया गया कोलिजियम सिस्टम को चेंज करने के लिए। इसके अंदर 6 मेंबर देखने को मिलते हैं, दूसरी स्टेटमेंट, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया। तो आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को आंसर बताना है ए बी सी एफ डी। आप इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर बताता हूँ क्या आंसर। कर लिया अटेम्प्ट? गलत कर दिया ना, सी बता रहे हैं ना सारे के सारे, बोलो सी बोल रहे हो ना, पक्का पक्का सी बता रहे हो ना? इनकरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जब सस्ती सस्ती स्टेटमेंट डाली जाएंगी ना उस टाइम पर पता है क्या होगा, उस टाइम पर आप लोगों को यहाँ पे नहीं खेला जाएगा, आप लोगों को लगेगा वाह यार क्या आसान क्वेश्चन आ गया, अरे सारे के सारे पता है यार, पढ़ा रखा है सब कुछ है, पर लेकिन यहाँ पर खेल जाएगा एग्जामिनर आप लोगों के साथ में। तो आंसर डी हो गया। आप लोग बोलोगे बिल्कुल पता था भाई साहब, वो तो 100% सही क्वेश्चन है, पर लेकिन जब आकर देखोगे उत्तरी उन्हें कहता है ये अत्तरी वही रेते में रल गई, ठीक है। लोकल डायलॉग बोला जाता है कि जो मेहनत की थी सारी बर्बाद हो गई। 2017 में
क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए पूछ लिया आप लोगों से यहाँ पर। क्रिटिकली एग्जामाइन करना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 का रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। तो पूरा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में पूछ लिया, तो एक बड़ा ही बेहतरीन सा अब आप लोग आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है टॉपिक को तैयार करने का तरीका। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, उसको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर किया जाएगा। और बाकी बताना कि जो भी आप लोगों को समझ में आया या फिर जो भी है अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करके चलना है। फीडबैक जरूर देना। ओके।